आप लोग के लिए फिर से आज जो है 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत जो निबंध है, आज हम इसके बारे में पूर्ण डीप से जानेंगे कि किस प्रकार इस बातचीत में क्या-क्या वर्णन किया है लेखक जो बालकृष्ण भट्ट है। थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो 12th का जितने भी मतलब कहानी के अंतर्गत आते हैं, कांकेर मतलब कहानी समरी है, इसको आप लोग का जो है बिहार बोर्ड में समरी लिखने के लिए कहेगा। जैसे कोई भी निबंध हो, नाटक हो या फिर बोल देगा लिखने के लिए। इसलिए और हम बच्चों को कहते हैं कि जब टीचर पढ़ाए तो कम से कम ध्यान दीजिए। लेकिन ऑफलाइन में होता क्या कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सब ऐसे बुक पढ़कर और एक थ्योरी देना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत टीचर बुक पढ़कर जो सुनाता है कहानी, उसमें स्टूडेंट सब आसपास में गप करते हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते तो उसको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता। हम लोग का पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि मेरा सिलेबस का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो पूरा डन होना चाहिए, ये रहना चाहिए स्टूडेंट को उद्देश्य। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हम पहले पढ़ लिए टोटल, और पढ़कर हमको लगा कि यहाँ से बच्चा को इस टाइप से बनाकर समझाएंगे तो बच्चा भी एक लाइन से ध्यान देगा और उसको पूरा, जब ये पूरा सुना देंगे आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा क्वेश्चन ही बन जाता है। इसलिए आप लोग को पढ़ना, और किसी भी टीचर को भी हम कहते हैं कि उस तरह आप बनाकर समरी को समझाइए कि लगना चाहिए स्टूडेंट को कि सुनते हुए सब क्वेश्चन आंसर अपनों से वो जवाब दे दे, कि ये होता है हिंदी का पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका। इसलिए आप लोग से हम कहते हैं कि जिसको भी क्वेश्चन आंसर नहीं याद होता है तो वो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको लास्ट तक हम गारंटी देते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक सुनिए क्या बताना चाहता था बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट इस शीर्षक के माध्यम से। और मेन मकसद रखिएगा कि जब पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेबस का जो अभ्यास क्वेश्चन आंसर है तो वो बनता है। तो इस तरह हम ध्यान में रखते हुए मतलब क्या आप लोग को सुनाएंगे पूरा थ्योरी, और बीच बीच में बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इससे मोटिवेट होकर भी बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसलिए हम आज 12th का जो चैप्टर है बातचीत, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप लोग को मतलब वीडियो अच्छा लगे, मतलब क्वेश्चन आंसर जवाब देते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा लाइक और कमेंट जरूर वीडियो में करना चाहिए। कम से कम हमको भी तो मोटिवेट मिलेगा। तो आप लोग से पहले जो लेखक परिचय उसके बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम पूरा एक लाइन से सिलेबस जो है ना पंक्ति व पंक्ति, उसको तो अब पढ़ेंगे नहीं, हम पूरा पढ़कर उसको आप लोग को एक लाइन से सुनाएंगे और आप लोग ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोग को लास्ट अंत होते होते आप लोग का हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो चलिए हम बताते हैं जो बातचीत है। आप लोग को पता होगा बातचीत क्या होता है, तो एक दूसरे व्यक्ति से गप सड़का को ठेठ में क्या कहते हैं, बातचीत। और इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बातचीत। हम लोग बोलते हैं ठेठ में क्या, गप सड़क। ये जो बातचीत पूछेगा पाठ की कौन सी विद्या, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब यहीं से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे पूछेगा कि बातचीत पाठ की कौन सी विद्या, पाठ का मतलब जो 12th क्लास का जो किताब है आप लोग का, उसी का बोल रहा है पाठ, यानी बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है, तो आंसर होगा निबंध। और कभी कभी बहुत लिखता है ललित निबंध भी, तो दोनों एक ही। अगर निबंध नहीं रहेगा तो ललित निबंध भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात वही रहेगा। तब बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है, पहला ऑब्जेक्टिव आ गया क्या, निबंध। और आप लोग का जस्ट क्वेश्चन भी है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग का पीछे निबंध पूछेगा, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ लिख दिया कथात्मक निबंध, बट इससे बिहार बोर्ड का कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि निबंध कितने प्रकार के हैं। ये जो ग्रामर मतलब ग्रामर के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए आप लोग को ये ध्यान में रखिएगा कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये मत याद रखिए। ये तो हम बता रहे हैं आप लोग को। पहला है कथात्मक निबंध और दूसरा है भावनात्मक निबंध। कथात्मक हम लोग कथा है, जैसे हम अभी बकवास जो कर रहे हैं यही कथा है, यही कथा। कथात्मक निबंध दूसरा क्या, भावनात्मक। भावनात्मक मतलब उस निबंध में भावुक हो जाना। जैसे कोई जा रहा था अचानक रास्ता में मर गया, तो उससे क्या होगा, अब मरेगा तो वहां अपना इंप्रेशन कैसा देना चाहिए, भाव एकदम इमोशनल करके देना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, भावात्मक निबंध। जैसे मान लो कोई सैड हो गया तो उसके लिए अपना इमोशनल कैसा देना चाहिए, भाव, इसलिए भावात्मक निबंध कहते हैं। जब वो ऐसा निबंध पढ़ेंगे उसमें सिर्फ भाव ही छुपा रहेगा। और तीसरा वर्णात्मक निबंध। वर्णात्मक का मतलब होता है उसमें एकदम अच्छी अच्छी पंक्तियों को जो है ना वर्ण के रूप में, शब्द के रूप में वर्णन किया जाता है, और पढ़ने पर चुटीली बात प्रयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, वर्णात्मक। और तीसरा विचारात्मक, किसी का विचार, उसके अंदर का जो नेचर है, गुण है, उसके बारे में जिस निबंध में लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, विचारात्मक निबंध। चलिए तो ये था। अब सुनते हैं कि थोड़ा लेखक परिचय के अंतर्गत आते हैं। ये तो ऊपर बता दिए। जो लेखक है इसका बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है।
आगे इनका जन्म मतलब बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी। 23 जून 1800 की बात कर रहे हैं, 1844 है। और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी। तो याद रखिएगा, इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और आप लोग को ध्यान में रखिएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आप लोग को शायद पता होगा कि 4 वर्ष तक चला था। 1914 से स्टार्ट ही हुआ था, यानी 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। 4 वर्ष युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। तो उसी समय हमारे जो बालकृष्ण भट्ट है, इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इसको बोलते हैं ट्रिक या लॉजिक याद रखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कैसे हुआ था, यानी जिस समय प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्टिंग हुआ तो उसी समय हमारे बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हो गया। इस तरह याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, मृत्यु हो गया। आगे है स्थान। स्थान का मतलब इसका जन्म स्थान लिखे हैं, ऐसा मत समझिएगा। स्थान मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप लोग को एक नोट पॉइंट ध्यान जरूर दीजिएगा कि पूरे 12th क्लास में अगर सबसे ज्यादा जो लेखक और लेखिका अगर मिलेगा, कहीं के मिलेगा नहीं मिलेगा, बिहार हमारे भारत के मतलब जो एक राज्य है उत्तर प्रदेश, लगभग मानो तो उसी जगह से वो मतलब संबंध रखता सभी राइटर, जितना भी राइटर हो सब उत्तर प्रदेश ज्यादा देखिए। तो इनका भी हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता और पिता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम पार्वती और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अब इसके माँ का नाम याद रख लेंगे पार्वती, लेकिन पिता का नाम कैसे याद ऐसे लिखेंगे, वो सब बालकृष्ण भट्ट, वो सब बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट इनकी रचनाएं पर हम देखते हैं। जो इनकी रचना हिंदी प्रदीप्त, ये सबसे वीवीआई कर दीजिए, कुछ कीजिए नहीं कीजिए इसको। इनकी रचनाएं जो हिंदी प्रदीप्त है, ये 1877 ईस्वी में लिखा गया था। और ये जब लिख रहा था तो उत्तर प्रदेश में ही लिखा था। और ये किसके कहने पर लिखा था? यहाँ लिख दिया, भारत तेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर इन्होंने मतलब हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। किस वर्ष? 1877 ईस्वी। एकदम मोस्ट वीवीआई। आगे है इसके बातचीत के संबंध के बारे में बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं कि उस समय हमारे मतलब बातचीत के बारे में जो अलग अलग मतलब जो महान विद्वान होते हैं ना, उसके बारे में 2-4 शब्द बोला था। क्या बोला है उसी को बारे में हम लिखना चाहेंगे। जो पहला है आप लोग का बेन जॉनसन। पहला जो आप लोग का है बेन जॉनसन है। आप देखिए इसका ट्रिक बहुत स्टूडेंट को याद नहीं रहता कि बेन जॉनसन का कथन क्या है। अरे बेन जॉनसन जो ये पढ़े लिखे विद्वान थे ना, ये बातचीत के बारे में कुछ थ्योरी दिया था। जैसे कि मान लो कि शुरुआत में जो कोई थ्योरी देता उसी को सारी दुनिया जानने लगता। ये भी बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने थ्योरी दिया था। क्या उसका थ्योरी क्या है? तो बोलता है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यहाँ मनुष्य छूट गया है, मनुष्य पर यह दिया था, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का अगर अर्थ देखा जाए तो उसका होता गुण दोष प्रकट होता है। अगर आप बोलेंगे तभी तो आपका गुण दोष प्रकट होगा। तो ये जो थ्योरी देने वाला था उसका नाम ही था क्या? बेन जॉनसन। तो याद कैसे रखेंगे कि बेन जॉनसन का क्या कथन था? तो वो से बेन जॉनसन, वो से बोलने से जो मनुष्य में साक्षात्कार होता है उसी को बेन जॉनसन कहते हैं। और यही थ्योरी बेन जॉनसन ने दिया था। तब बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है अर्थात गुण दोष प्रकट होता है। ये किसने कहा था? तो आप लोग को याद रखना चाहिए, वो सब बोलना, वो सब बेन जॉनसन याद है। और तीसरा मतलब एक नेक्स्ट और थ्योरी देने वाला आया था। यार आप लोग को पूछेगा नेक्स्ट अभ्यास क्वेश्चन में है कि बेन जॉनसन कथन को लिखे, क्या कथन लिखेगा? बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और कोई पूछ दे कि साक्षात्कार का मतलब क्या था? गुण दोष प्रकट होना क्या होता है? साक्षात्कार। नेक्स्ट है आप लोग का कि एक एडिशन है, यहाँ शायद छोड़ दिए हम एडिशन। एडिसन भी एक महान मतलब विद्वान थे और इन्होंने भी अपने मतलब बातचीत के संबंध में थ्योरी दिया था। और बातचीत के संबंध में ये इसका एडिशन का क्या थ्योरी था? बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये था बेन जॉनसन का। और एडिशन का यही कथन है, हमने यहाँ लिख दिया। अगर आप लोग के लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। ये किसका कथन था? एडिसन का। एडिसन का बहुत अच्छा इसको मतलब इसको मानते हैं। दोनों का कथन इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर बोलेगा तभी तो उसका साक्षात्कार होगा, यानी गुण दोष प्रकट होगा। अगर आप बोले हुए नहीं करेंगे तो आपका कैसे पता चलेगा आपका नेचर कैसा, आप स्वभाव से कैसे? तो किसी भी मनुष्य को परखने के लिए सबसे अच्छी चीज जो पहचान है उसका है बातचीत। बातचीत के माध्यम से उसको पकड़ सकते हैं किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। आप कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसको बोल सकते हैं बकवास करता है, कोई कम बोलता है तो बड़ा अच्छा, बड़ा धीरे बोलता है, स्लोली बोलता है, एकदम लिमिट में बोलता है। तो वो बातचीत जब करेगा उससे पता चलेगा ना। तो बेन जॉनसन का बहुत ही अच्छा मतलब कथन दिया था बातचीत के समय में। उसके बाद है आप लोग का एडिसन। एडिसन बोला
इसका भी कथन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बेन जॉनसन है। ये बोला कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है। ये किसका कथन है? एडिसन का। और इसीलिए इसका कथन इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादातर लड़की ये जानती है कि असल बातचीत क्या होता है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकती। क्योंकि असल बातचीत यानी उसको बोलते हैं गुप्त से गुप्त। यहां हम लिख भी दिए हैं कि गुप्त से गुप्त जो बातचीत होता है वो अपना जो खास है ना, स्पेशल फ्रेंड, दोस्त, सहेली, उसी को बताएगी। जो अपना दिल की बात है, अपना मन की बात है, या गुप्त से गुप्त बातचीत है, वो स्पेशल फ्रेंड को ही बताती है। इसीलिए एडिसन का ये भी कथन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बेन जॉनसन का कथन है। क्या आप लोग दोनों का कथन नहीं लिख लीजिएगा? इसका मतलब आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। एडिसन का क्या कथन था कि असल बातचीत, जो असल है, असल मतलब असली, एकदम हमारे उसके लिए खून और ये भी कुछ भी कर सकते हैं, वही है। अपना गुप्त से गुप्त रखता और अपना हृदय के छुपा कर रखता। और ये जो वर्णन अगर किसी को करना भी चाहिए तो अपना खास स्पेशल सहेली को ही करेंगे। इसी को कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही है। ये किसका कथन था? एडिसन का कथन था। जबकि बेन जॉनसन का कथन बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता। अब यहां से हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये था आप लोग का लेखक के अंतर्गत जो बताया गया था। अब हम चलते हैं कि उस पूरा चैप्टर में क्या मतलब लेखक की भूमिका होता है। जैसे कि आप लोग को कह दे बिहार बोर्ड में निबंध लिखने के लिए, तो वहां पहला स्टेप, जैसे 10th में आप एग्जाम दिए, पहले भूमिका रहेगा, फिर इसका लाभ लिखिए, हानि लिखिए, क्या नुकसान होगा, ये ईयर के पहले भूमिका लिखने। किसी को आप लेटर लिखते हैं तो पहले भूमिका लिखिए ना कि क्या आप दर्शाना चाहते हैं। तो हम ये जो लेखक है, इस बातचीत की भूमिका में पहला हम यहाँ लिख दिए। भूमिका में ही जो लेखक बालकृष्ण भट्ट है वो बताते हैं, ईश्वर ने मनुष्य, ईश्वर ने प्रकृति ने, यहां लिख दें कि ईश्वर ने, ईश्वर का मतलब भगवान हुआ, भगवान ने, प्रकृति ने, प्रकृति मतलब वही पर्यावरण ने, मनुष्य में, हमरे में, जानवर में नहीं, मनुष्य में एक शक्ति वरदान की भांति दी है। मात्र एक, ज्यादा शक्ति नहीं, एक की शक्ति है। अगर तुलना किया जाए तो सब शक्ति जितना मनुष्य में उतना जानवर भी मिलता, बट दोनों में फर्क क्या है? वाक शक्ति। वाक शक्ति बहुत खास है। इसीलिए इसकी भूमिका में ही लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि ईश्वर ने प्रकृति ने मनुष्य में एक शक्ति वरदान की भांति दी है, जिनमें क्या होती है? वाक शक्ति। ये जो हम बकवास कर रहे हैं, फटर फटर बकवास कर रहे हैं, इसी शक्ति को बोलते हैं वाक शक्ति। वाक शक्ति का हिंदी है, आप लोग निकालिए तो ये क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, आंसर तो मिल गया। वाक शक्ति का मतलब ये होता है बोलने की शक्ति। देखिए, जब हम बकवास कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा गुण दोष प्रकट होगा। और यही शक्ति हमने दिया। और किसने दिया? तो बोला ईश्वर ने, प्रकृति ने मनुष्य में एक शक्ति वरदान की भांति दी है, जिनमें क्या होती है? वाक शक्ति। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होती। वाक शक्ति का मतलब भी समझा दिए, क्या होता? बोलने की शक्ति। ये उसकी भूमिका था, ये मतलब चैप्टर का भूमिका में ये वर्णन किया। अब बातचीत के अंतर्गत वो जो मतलब शक्ति के अंतर्गत अगर देखा जाए क्या क्या शक्ति है, तो वाक शक्ति का मतलब हो गया बोलने की शक्ति, और देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, और क्या होता है? सूंघने की शक्ति। आप लोग बताइए कि हम जो बकवास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, और क्या सूंघ रहे हैं, ये क्रिया जो कर रहे हैं, तो क्या बताइए इसके लिए हमको भगवान पैसा 2-4 रुपया लिया? नहीं। कोई डॉक्टर भी अपना मन से चाहे कि ऐसा ऐसा बना दे कि वो अथी कर ले, कुछ भी कर ले, बोल ले, ये कर ले, तो वो नहीं कर सकता। ये ईश्वर का दिया गया है, उसमें सिर्फ डॉक्टर लोग क्या करेगा? मुरम्मत कर सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते हैं, कुछ चला गया है कंड में, तो उसको क्या करेगा? मुरम्मत करके निकाल देगा, ये करेगा। मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं सेपरेट कर क्या होगा? ठीक ठाक कर देगा। मरम्मत को जैसे नहीं होता घर बनाने के लिए एकदम प्लास्टर मार देता, तो वही कर देगा डॉक्टर आपको। जैसे टांगर टूटता है, इसे कर कफन तफन बांधकर सीधा कर सकता है, तो वही बात है। लेकिन ये स्पेशल हम लोग को भगवान ने दी है। अगर ऐसा डॉक्टर अगर सोचेगा कि हम मनुष्य को आंख बना कर दें, ऐसा संभव नहीं। इसीलिए ये सबको हम मानते हैं क्या ईश्वर ने दिया या प्रकृति ने हम लोग में दिया। और यहाँ से आप लोग जो ये सब, इस सभी में सबसे क्या खास बात है कि ये को बोलने की शक्ति दिया। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से गप सप नहीं करेगा तो संबंध भी नहीं बनेगा। तो पहला आप कॉन्सेप्ट समझिए कि आज जो इस धरती पर संबंध बना, एक दूसरे व्यक्ति में जो रिलेशन बना है, ये किसके कारण बना है? तब बोलने के कारण बना। बोलने का मतलब वही वाक शक्ति के कारण बना है। जो लिखे हैं वाक शक्ति, इसी वाक शक्ति के कारण बना। अगर वाक शक्ति नहीं रहता तो आज हम लोग रिलेशन में नहीं बना सकते। आज जो हम बकवास कर रहे हैं आपके सामने, तो ये वाकई शक्ति के कारण नहीं कर रहे हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं फटर फटर करना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वाक शक्ति क्या होता है।
और वह शक्ति के रूप में 3-4 को, लेकिन उस सभी शक्तियों में सबसे खास क्या है? वाक शक्ति। अब कंपैरिजन क्या है लेखक, क्या जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? देखिए, जानवर और मनुष्य में यही फर्क है, जितना काम मनुष्य करता उतना काम जानवर भी करता, बट दोनों में फर्क यही है कि मनुष्य बोलता है, वो अपना मनुष्य क्या होता है, अपना दुख सुख सभी प्रकट कर सकते हैं। क्या जानवर अपना दुख सुख प्रकट कर सकते हैं? यहां से कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। वीडियो अंत तक देखिए, आपको लगेगा कि बड़ा बेहतर ढंग से समझा है। सारांश समझ लीजिए तो पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डन हो जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि मनुष्य और जानवर में क्या मतलब कंपैरिजन यानी तुलना, कि मनुष्य जो है ना, उसमें भी जितना किया मनुष्य करता उतना जानवर भी करता, बट मनुष्य क्या करता है, ये बोलता है, अपनी दुख सुख सभी प्रकट कर सकते हैं, मनुष्य किसी को बता सकते हैं, बट वही क्रिया जानवर नहीं करता। अगर जानवर को कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो वो सिर्फ क्या करेगा, आवाज ऐसे करेगा, तो उसे पता नहीं कर सकता है कि उसको दुख हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, व्यथा हो रहा है, ये वर्णन नहीं कर सकता। कौन है? जानवर। जबकि हम लोग को थोड़ा इस पर अगर दर्द हो गया, मम्मी दर्द हो गया, तुरंत मलहम लाकर दे देती। बताइए, उसको भी तो चोट घाट लगता होगा बैठने उठने में, वो किस समय अगर मतलब आवाज, वो आवाज है, उसको हम बोलने की शक्ति नहीं, बोलने का मतलब क्या होता है, अपना हर एक क्रिया को बताने की, क्रिया को क्या कहते हैं, बोलने की शक्ति। वो एक एक साउंड रहता है जानवर में, वही साउंड निकालते रहता है। तो यही कंपैरिजन है कि जो जानवर होते हैं वो अपना दुख सुख जो मतलब दर्द है, मतलब वो सब व्यथा नहीं कर सकते, एक दूसरे को नहीं बता सकते, और मनुष्य वही क्रिया को क्या करते हैं, बता देते हैं। तो आप लोग को यहाँ से ध्यान देना चाहिए कि बताइए, इतना को किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं। अब यहाँ से कि वाक शक्ति जो है, ये बोलने की शक्ति को कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ से एरो लेकर वाक शक्ति 2, एक भाषण है और दूसरा बातचीत है। अब बताइए, भाषण और बातचीत क्या, कंपैरिजन करिए कि भाषण और बातचीत में क्या हो सकता है सब। देखिए, बातचीत में का हम रीजन निकाल रहे हैं कि एक होता है, देखिए, वक्ता और श्रोता। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, हम बकवास कर रहे हैं, हम वक्ता हैं, आप क्या हैं, श्रोता। तो आप लोग को सोचना चाहिए कि बातचीत में क्या होता है। जैसे बातचीत में एक हम है और एक मेरा दोस्त आ जाए इस पर खड़ा, इधर से हम बोले कहाँ गया था, वो बोलेगा कहीं नहीं गए थे। इसका मतलब हम भी बोल रहे हैं और दोस्त भी बोल दिया। तो पहले हम बोल रहे हैं, उसको प्रश्न किए कहाँ गया था, तो कहाँ गया था बोलने, तब हम हो गया वक्ता, और फिर उधर से आंसर आ गया क्या, कहीं नहीं। इसका मतलब वो भी तो वक्ता हो गया, पहले वो सुना तो वो श्रोता भी है, और जैसे वो हमारे क्वेश्चन को आंसर दे दिया कहीं नहीं, तो वो अब वक्ता हो गया, हम क्या हो गए, श्रोता। मतलब बातचीत में, इसीलिए हम बातचीत में क्या लिखे हैं, वक्ता और श्रोता दोनों का हाथ होता है, वक्ता और श्रोता दोनों का हाथ होता है। और जबकि भाषण लीजिए, भाषण कौन देता, बड़े बड़े नेता जो आज हमारे देश को संभाले, वो और भाषण देते हैं। वो लोग जब आते हैं भाषण देने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एगो स्टेडियम में जब उतरता है, मंच पर जाता है, तो पहले जो उसका होता है संबोधित कर देता, आ गया यार, वहां से हटता जब नेता लोग आता, अपना भाषण सुना दिया, कुछ भी डाउट रहा, ये ऐलान करेंगे, ये नियम लगा देंगे, वो कर देंगे, अगले साल सड़क बनवा देंगे, वहां किया, जस्ट वहां स्टेज पर से उतरा, हवाई जहाज पर चढ़ा, फिर निकल गया। बताइए, जनता सुनने वाला कोई अपना क्वेश्चन को उसके सामने व्यक्त कर सकता है, नहीं कर सकता। तो बताइए, भाषण में किसका हाथ होगा, भाषण में नेता सब बकवास किया और वहां से चल देता, तो भाषण में सिर्फ वक्ता होता, जबकि श्रोता नहीं होता। यही समझाना है। बातचीत में श्रोता और वक्ता दोनों होता है, भाषण में सिर्फ वक्ता होता है, श्रोता नहीं होता। वहां जनता ये नहीं वहां तोड़ फोड़ कर वहां जाकर कहेगा कि हम भी बोलेंगे, ये नहीं करवाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके अधीन रहता, नेता लोग के अधीन रहता जनता, इसलिए नहीं कह सकता। तो हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप लोग को बड़ा इंटरेस्ट आता होगा सुनने में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक आ गया। अब लास्ट में एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये बाद में बताते हैं आप लोग को, थोड़ा सा मतलब इस बातचीत के बारे में जो बालकृष्ण भट्ट है ये बताना रहे हैं कि जब 2 व्यक्ति के बीच जो बातचीत होता है उसे असल बातचीत कहते हैं। ये जो एडिशन तक कथन दे ही दिया था। मान लीजिए अगर 2 व्यक्ति नहीं होकर 3 व्यक्ति रहे, तो उसी बातचीत को क्या कहते हैं, तो त्रिकोण कहते हैं। अगर व्यक्ति बातचीत में 3 रहे तो उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। आप लोग को समझना चाहिए त्रिकोण क्या होता है, तो आपको समझाने के लिए इस साइड की ओर हम समझा रहे हैं। त्रिकोण मतलब एक व्यक्ति ये है, 2, फिर यहाँ बोला, फिर ये क्या करेगा, अपना फ्रेंड को बोल दिया, तो एक व्यक्ति इसको बोला और ये इसको बोल दिया, इसका मतलब इसीलिए त्रिकोण बन गया। देखिए, त्रिकोण ने इसी को बोलते हैं त्रिभुज, 3 रेखाओं से घिरी हुई कोण को। तो त्रिकोण मतलब हुआ कि 3 व्यक्ति में 6 कान, अर्थात 6 कानों में पड़ी हुई बातचीत जो है वो खुल जाती मतलब क्या होता है, अपने हृदय में नहीं रख सकता। वो तुम चाहेगा दबा कर रखने के लिए, वो दबने वाला नहीं।
मान लो कैसे नहीं दबने वाला है, तो इसका भी एग्जांपल समझा देते हैं। इस व्यक्ति को इससे गहरा दोस्ती, बट ये गहरा दोस्ती का ये एक दिन अपना जो हृदय का बात होता है इसको बता दिया, लेकिन एक दिन ये जो है ना इसका भी एक खास दोस्त है ये, और अब ये क्या किया, एक दिन इससे झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद क्या किया, ये अपना जो बताया था गुप्त बात ये अपना फ्रेंड को बता दिया। बताइए, इसका जो फ्रेंड होगा फिर ये इसको बताएगा, इस तरह खुल जाता है, पोल खुल गया, इसी को कहते हैं। तो इस प्रकार तीन व्यक्तियों के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहते हैं, त्रिकोण। और नेक्स्ट जो है आप लोग का चार, ये लेखक वर्णन कर रहे हैं कि अगर मान लो तीन व्यक्ति के बीच बातचीत हो तो क्या कहते हैं, त्रिकोण। अगर चार व्यक्ति हो जाता, जो चार व्यक्ति के बीच बातचीत होता है यानी 8 कौन हो जाए, तब तो 8 तो खुलेगा। चार व्यक्ति होता है, मान लो चार फ्रेंड आ गया, चार फ्रेंड जब गप करता है ना, वो किसी विषय वस्तु पर नहीं लेगा कि एक टॉपिक लिए। अगर मान लो दो मतलब स्टूडेंट, मतलब जो अपना फ्रेंड है उसका, अगर कोई विषय ले लिया कि इस प्रकार पढ़ना, इस प्रकार पढ़कर बिहार बोर्ड में इतना 80% 90% रिजल्ट लाना है, तो वो कर रहा है ना, तीसरा कहेगा तू ही यार तो पढ़, तू तोरा ऐसा कोई पढ़ने वाला ना, ऐसे सोचने लगता। मान लीजिए विषय पर था, वो हट गया, तीसरा व्यक्ति हट गया, जो तीसरा फ्रेंड था वो हट गया, फिर चौथा कहेगा वो भाई स्मार्ट बना है कि और कुछ कर सकता है लाइफ में, यही दिमाग लगाते रहता है। तो यही होता है, मतलब अपना क्या होता है कि ऐसा ऐसा कौन बात बोले मतलब लगने लगे। इसीलिए चार व्यक्ति के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहते हैं, औपचारिकता। इसी को इंग्लिश में नाम दिया फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का हिंदी ये होता क्या, औपचारिकता। और नेक्स्ट है आप लोग का चार से अधिक लोगों के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमोवल। ये भी आई समझ, चार से जब अधिक बातचीत रहता है तो उसको जो लेखक बताते हैं ये राम रमोवल है। और राम रमोवल क्या होता है, तो राम रमोवल में मतलब चार से अधिक हो गया, तो मान लीजिए चार से अधिक हो जाएगा तो आप ही सोचिए कोई विषय वस्तु तो रहेगा नहीं, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, सभी क्रिया को क्या कहेंगे, राम रमोवल। एक तरफ से राम रमोवल ही एक सभा का निर्माण करता है, जहां सभा होता है वहां भी किसका क्रिया होगा, राम रमोवल का। इसका मतलब चार से अधिक, जहां चार लोग होगा तो फॉर्मेलिटी या औपचारिकता, और चार से अधिक हो जाए तो राम रमोवल, जहां एक सभा का निर्माण कर ले, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसको दर्शाता है, राम रमोवल को। क्वेश्चन पूछेगा राम रमोवल क्या है, पीछे है आपका अभ्यास क्वेश्चन, तो बता दीजिएगा चार से अधिक लोगों के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमोवल। यह किसी विषय वस्तु पर बातचीत नहीं होकर, या सभी का अपना मतलब जो होता है ना आंतरिक, आप क्या किसी मतलब एक शब्द पर थ्योरी देना चाहते हैं तो ये सबका थ्योरी पूछता, इसीलिए इसमें किसी विषय वस्तु को नहीं लिया जाता। तो आप लोग को लगभग तो हम समझा दिए निबंध और कितने प्रकार। एक लास्ट आप लोग का जो सबसे कई बार पूछे जाने वाला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये एकदम पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, और कई बार नहीं, 8 बार पूछ चुका है अभी तक बिहार बोर्ड कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, और 6 बार आप लोग का ये एडिशन का कथा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बोलता है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर और कला शैली को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, कला और शैली को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आप लोग का पूरा जो थ्योरी था वो अब समाप्त हो। बताइए इतना वो में कुछ छोटा तो नहीं है, चलिए ठीक है, इतना में न्यूनतम ऑब्जेक्टिव अगर ये वो पूछेगा कि जो बातचीत करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति का आवश्यकता होती है, 2 व्यक्ति, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो न्यूनतम व्यक्ति कितनी होती है बातचीत के लिए, 2 व्यक्ति होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये ध्यान से सुन लीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोगों में, हमारे देश से नहीं, ये विदेश की बात कर रहा है, एशिया यूरोप, हम लोग एशिया के अंतर्गत हैं जबकि वो यूरोप की बात कर रहा है। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर और शैली कला को ही क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्योंकि वहाँ इंग्लिश में मतलब बकवास करता है, इसीलिए वो वहाँ मान लीजिए इंग्लिश बोलने में हुनर और शैली किसको कहता है, तो मान लीजिए ही इज अगर बोल दिए, ही इज बोले, उधर कुछ बोलेंगे तभी शब्द को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है, वह लड़का गया, मतलब आधा शब्द काट भी देते हैं चलता, लेकिन वहाँ इंग्लिश में पूरा सेंटेंस को पूरा करना पड़ता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हुनर और शैली। वहाँ पूरी जो बातचीत होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच जो शब्द अगर रखेगा, कोई सेंटेंस रखेगा, वो सेंटेंस पूरा कर देगा, और पूरा कर देगा तो उसमें हुनर आ गया। वहाँ शैली है कि जब तक पूरा नहीं होता आधा शब्द हो नहीं सकता, इसीलिए उसको हुनर और शैली कहते हैं। चलिए आप क्वेश्चन आंसर देते हैं बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, ये क्वेश्चन यहाँ था, देखिए फर्स्ट यही है, अगर हमें वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। अगर मनुष्य में, आंसर बोल रहे हैं, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होता तो यह किसी घर के कोने में निर्जीव वस्तु के समान पड़ा रहता, किसी घर के कोने में निर्जीव वस्तु के समान पड़ा रहता, और अपना दुख सुख, मान लो दुख सुख मतलब हुआ दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, कष्ट पीड़ा हो रहा है,
ये किसी को व्यक्त नहीं कर पाता। अगर मनुष्य में वाक शक्ति, यही बोलता, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होता तो वह घर के किसी कोने में निर्जीव वस्तु के समान पड़ा रहता और अपना दुख सुख प्रकट नहीं कर पाता, यही होता। नेक्स्ट है आप लोग का, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कथन है। आप लोग देखिए, बेन जॉनसन यहाँ आ रहा और एडिसन आ रहा है यहाँ, तो ये लोग बताए थे। बेन जॉनसन का क्या कथन है, नाम है, हम ट्रिक भी बताते हैं, बोल बेन जॉनसन बोल से बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था, बेन जॉनसन ने, लिख लीजिए, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब भी बताए थे, गुण दोष प्रकट होता है, ये किसने बताया था, बेन जॉनसन ने। और नेक्स्ट आप लोग का एडिसन का क्या कथन था, एडिसन यही कथन बताया था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में थी। ये किसका कथन था, एडिसन का, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती, ये एडिसन का कथन है। इसी को बोलते गुप्त से गुप्त बातचीत। तीसरा क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए, शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का परिभाषा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का परिभाषा यही बोलता है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, कला, शैली को क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं, याद रख लीजिए। तीसरा और चौथा है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। चार था, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसी को शॉर्ट में एक छोटा वर्ड करते हैं, अंतरालाप, अंतरालाप, अंतरालाप। चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंतरालाप, अंतरालाप, अंतरालाप को ही बोलते हैं स्वयलाप। अंतरालाप स्वयलाप का मतलब क्या था, चौथा क्वेश्चन का आंसर आप लोग, जैसे गौतम बुद्ध ने अपने अंदर में उठे प्रश्न का आंसर जिस दिन सीख लिया, उसी दिन से वो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हो गया था। तो उसी प्रकार अंतरालाप स्वयं मतलब होता है कि आपके अंदर जो प्रश्न उठता है उसका आंसर देने की कोशिश करिए, उसी को बोलते हैं उत्तम तरीका। बातचीत करने का उत्तम तरीका, अपने मन से बातचीत कर लीजिए और आंसर दे दीजिए। पांचवा व्याख्या, व्याख्या वाला लंबी चल जाएगा, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस साइड उठा लीजिए, भाषा। देखिए यहाँ पूछा चौथा क्वेश्चन कि जो निबंध है यह क्या है, ये कितने प्रकार के, निबंध क्या है। निबंध क्या होता है कि नाम है निबंध, किसी भी शब्दों को एक जगह एकत्रित कर एक सटीक रूप से बांधने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निबंध। निबंध का मतलब होता है पंक्तियों को एकत्रित करना, एकत्रित का मतलब होता है निबंध, बंध का मतलब होता है बांधना, निबंध। निश्चित रूप से शब्दों को एक एकत्रित रूप से बांध देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निबंध। ये निबंध चार प्रकार के होते हैं, कथात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक और विचारात्मक। और ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना क्योंकि ये बिहार बोर्ड कभी नहीं पूछा गया। और नेक्स्ट है आप लोग का राम रिमूवल। राम रिमूवल क्या है, तो चार से अधिक, बता रहे थे, चार से अधिक लोगों के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहा, राम रिमूवल। ये विषय वस्तु पर नहीं होता। बोलता तीन लोगों के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहते हैं, त्रिकोण। चार लोगों के बीच होने वाले बातचीत को क्या कहते हैं, तो आप लोग को बताइए कि औपचारिका या फॉर्मेलिटी। तो इस तरह पूरा लगभग बातचीत का सारांश क्वेश्चन आंसर डन हो गया है।